गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। और जैसे कि आप सभी को पता है, इस समय हमारी क्लास 11 की जो यूनिट नंबर 4 है प्लांट फिजियोलॉजी, उसको हम लोग रन कर रहे हैं। और प्लांट फिजियोलॉजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था फोटोसिंथेसिस, इस चैप्टर के अभी हम लोग टोटल 7 लेक्चर्स लगा चुके हैं। तो 7 लेक्चर्स में हम लोग ने क्या क्या स्टडी किया है, सबसे पहले मैं आपको उसे रिकैप करा देता हूं। देखिए, सबसे पहले जब इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग ने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो इसकी हिस्ट्री थी, कुछ एक्सपेरिमेंट थे जिसमें डिफरेंट चीजों को प्रूव किया गया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, उनकी बात हम लोग ने करी थी। फिर हम लोग ने बात करी थी क्लोरोप्लास्ट के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की, एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। इसमें हमने समझा था कि किस लाइट में सबसे बेस्ट फोटोसिंथेसिस होता है और किस लाइट में बेस्ट नहीं होता है। आफ्टर दैट हम लोग ने बात करी थी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। इसमें हमने समझा था कि किस तरीके से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो एटीपी का फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हम क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इन दोनों का हमने समझा था, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को। इसके बाद हमने बात करी थी केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में हम एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे थे, वो किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता था, इस केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में मैंने आपको एक क्लियर किया था। इसके बाद हम लोग ने बात करी थी केल्विन साइकिल की। यस, केल्विन साइकिल में किस तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, इसकी बात करी। और आज हमें बात करनी है C4 साइकिल की। जब हम केल्विन साइकिल की बात कर रहे थे, जिसको हम लोग C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, तो ये साइकिल आपको पता है C3 प्लांट्स में रन होती है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्या थी कि यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है जब हमारा जो रोबुस्को एंजाइम है ऑक्सीजनेस की तरह काम करता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का लॉस होता है, जो एसिमिलेटरी हम पावर बनाते हैं वो भी खत्म हो जाती है। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन के क्रम में क्या हुआ, C4 प्लांट्स डेवलप हुए और वहां पर एक स्पेशल टाइप की क्रैश एनाटॉमी डेवलप हुई। तो किस तरीके से C3 प्लांट C4 प्लांट से एडवांस है, इसको हम समझेंगे और समझेंगे कि इन प्लांट में फोटोसिंथेसिस अर्थात हम फाइनल ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो इसी लेक्चर्स को आज C4 साइकिल आज इसी लेक्चर्स में हमें कंप्लीट करना है। इसके बाद हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन की, और जो लास्ट हमारा स्टेशन होगा इस चैप्टर का, वो होगा फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो और जैसा कि माय डियर स्टूडेंट आप सभी को पता है, यस, जब भी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको 3 रास्ते बताता हूं जिससे मेरे आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के वीडियोस वहां पर मिल पाए। तो मैं आपको आगे ये बताने वाला हूं 3 वो रास्ते, इनमें से कोई भी एक रास्ता अगर आप फॉलो अप कर लेंगे तो आपको मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। वो 3 रास्ते क्या क्या हैं। पहला रास्ता ये है कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर हमारे इंस्टीट्यूट का नाम टाइप करिए DNCMI। जैसे ही क्लिक करेंगे ऐप ओपन होके आ जाएगा। उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है और लिखा हुआ है DNCMI एजुकेशन मीडिया। सेकंड रास्ता ये है, आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। यहां पर हमारा चैनल है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट, इसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इफेक्टिव रास्ता है वो है हमारा यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल का नाम है DNCMI एजुकेशन। और अभी ये लेक्चर अगर अभी इसी यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आने वाले वीडियोस के प्रॉपर मिल सके। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा नीट एस्पायरेंट्स हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए, और अब आपका भी मोस्ट वेलकम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को माय डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ। मैं बार बार बोलता हूं, ब्रेन डाइट उतना ही जरूरी है जितना आप डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशनल डाइट अपनी बॉडी के लिए। अगर अच्छे विचार टाइम टू टाइम आप अपने माइंड्स के अंदर एंट्री कराएंगे तो आप उस प्रॉपर ट्रैक पे बने रहेंगे जिस ट्रैक के थ्रू आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है। चलिए देखते हैं आज का ब्रेन डाइट क्या है। आप जानते हैं सक्सेस को बहुत अच्छी तरीके से हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यस, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी आप जानते हैं। इनका क्या कहना है, इफ यू फेल, अगर आप असफल होते हैं तो नेवर गिव अप, तो कभी भी साहस मत छोड़िए। बिकॉज फेल का मतलब इन्होंने बताया FAIL। फेल का मतलब क्या होता है, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। देखिए,
जब भी आप फेल होते हैं कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। आपको ये जरूर पता होता है कि मैंने गलती कहां पर की है, और अगर उस गलती को आप सुधार लेंगे तो आपके लिए सफलता बहुत आसान हो जाएगी। तो इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम लोगों को बात करनी है C4 साइकिल की। तो मैंने आपको बताया कि जो C4 साइकिल है वो C4 प्लांट्स में रन करते हैं। इसका मतलब तो ये क्लियर है कि जहां C3 साइकिल में जो C3 प्लांट्स थे वहां पर फोटो रेस्पिरेशन होने की वजह से क्या होता था, फोटोसिंथेसिस रुक जाती थी, और जो हम लोग ने एसिमिलेटरी पावर बनाई थी एटीपी वगैरह, वो फोटो रेस्पिरेशन में यूज हो जाती थी, तो ग्लूकोज प्रॉपर नहीं बनता था क्योंकि फोटोसिंथेसिस रुक जाती थी। तो इवोल्यूशन के क्रम में क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ ऐसे प्लांट्स डेवलप हुए जिनको हम C4 प्लांट बोलते हैं। यहां पर भी C3 साइकिल चलेगी, लेकिन C3 साइकिल जहां C3 प्लांट में मेसोफिल सेल्स के अंदर चलती थी, वही C3 साइकिल C4 प्लांट में बंडल सीड सेल में चलेगी। बंडल सीड सेल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें C4 प्लांट्स की, तो C4 प्लांट्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर फोटोसिंथेटिक एड, मतलब लगातार फोटोसिंथेसिस होगी और फोटोसिंथेटिक एड आपको मैक्सिमम मिलेगा। अगर एग्जांपल के रूप में हम बात करें, जैसे मेज प्लांट, आप देख रहे हैं भुट्टे खूब खाते होंगे आप, है ना, बरसात के सीजन में खूब भुट्टे आ जाते हैं। मेज प्लांट है, ये कैसे है, C4 प्लांट है। सॉर्गम प्लांट है, यस। सुगर केन है, गन्ने, आप जानते हैं कितना ज्यादा इसमें ग्लूकोज होता है। एक सुगर केन कैसा प्लांट है, ये C4 प्लांट है। यहां पर C4 साइकिल रन करती है। यहां कभी भी इन प्लांट में आपको फोटो रेस्पिरेशन नहीं मिलेगा, क्लियर है। और चौथे हैं मिलेट प्लांट्स। तो ये सारे प्लांट्स एग्जाम्पल किसके हैं, C4 प्लांट्स। आइए जरा कुछ हम लोग फैक्ट समझ लेते हैं C4 प्लांट से रिलेटेड। पहला फैक्ट क्या कहता है, अगर हम बात करें C4 साइकिल की, तो C4 साइकिल रन कहां पर करेगी, C4 प्लांट्स में रन करेगी। चलिए क्या लिखा हुआ है कि C4 प्लांट्स आर एडाप्टेड टू हॉट ड्राई इन्वायरमेंट। जितने भी C4 प्लांट्स आपको मिलेंगे, स्पेशली उनका जो हैबिटेट्स होगा वो कैसा होगा, हॉट होगा, जहां पर गर्मी पड़ती हो, मैदानी इलाकों में आपको पता है। ड्राई होगा, यस। तो हॉट और ड्राई इन्वायरमेंट्स में ये प्लांट्स आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेंगे। सेकेंड क्या कह रहा है, एंड इंक्लूड द इंपॉर्टेंट ह्यूमन फूड, और ये प्लांट ऐसे होंगे जो ह्यूमन फूड की व्यू से अगर देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे बात हम भुट्टे की कर लें, यस, मकाई की कर लें, या हम बात कर लें गन्ने की कर लें, या हम बात कर लें सॉर्गम प्लांट्स की, या हम मिलेट प्लांट की, सभी के सभी प्लांट्स ह्यूमन फूड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इवन आप देखिए सुगर केन, इसी से हम लोग शक्कर बनाते हैं, आपको पता है, इसी से गुड़ बनता है, और कितना ज्यादा ये पौष्टिक होता है हमारे आपके लिए। एज वेल एज ट्रॉपिकल समाना ग्रासेस, आप जानते हैं समाना ग्रासेस के प्रॉपर बड़े बड़े ग्रास लैंड्स होते हैं, वहां पर भी आपको C4 प्लांट्स देखने को मिलेंगे, और सेजेस में आपको देखने को मिलेंगे। तो C4 प्लांट का जो स्पेसिफिकेशन है वो आपने क्या समझा कि हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट्स में मिलेंगे, यस। इसके अलावा सवाना ग्रासेस में भी आपको देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन में भी देखने को मिलेंगे, और सेजेस में भी ये देखने को मिलेंगे। तो C4 प्लांट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चीजों को हम समझते हैं कि C4 प्लांट में ऐसा क्या है जो C3 प्लांट्स में नहीं था। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आप देखिए कि C4 प्लांट्स की जो लीव्स का साइज है वो आपको हमेशा बड़ा दिखेगा। देखिए चाहे मेज का प्लांट हो या आप देखिए सुगर केन की लीव्स बड़ी लंबी मिलेगी। भाई जितना ज्यादा एंटीना लंबा होगा उतनी ज्यादा फोटॉन एब्जॉर्ब करेगी क्लोरोफिल, और उतने ही अच्छी तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो C4 प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि इसकी लीव्स बड़ी लंबी लंबी आपको देखने को मिलेगी। चलिए सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट समझे C4 साइकिल का, तो C4 साइकिल है क्या, मैं आपको फिर से एक बार रिकैप करा देता हूं कि जब हम C3 साइकिल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो C3 प्लांट्स होते हैं, यस, C3 प्लांट्स की लीव्स के अंदर रूबिस्को एंजाइम होता है, यस, और स्टोमेटा के अंदर आपको पता है स्टोमेटा के थ्रू ही ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल्स के अंदर जाती है। तो याद रखिएगा जब भी मेसोफिल सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP के साथ ऐड कराएगा, यस, और फाइनली हमारी C3 साइकिल रन करेगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है
तो ये रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तरह काम ना करके ऑक्सीजनेज का काम करेगा और ऑक्सीजन को आरयूबीपी के साथ ऐड कराएगा, तो रेस्पिरेशन साइकिल अर्थात फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। कैसे मैंने आपको बताया था, देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड को आरयूबीपी के साथ ऐड कराया, रुबिस्को ने जब काम कर रहा था कार्बोक्सिलेज की तरह, तभी प्रॉपर हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट C3 साइकिल का बन रहा था, फास्फोग्लिसरिक एसिड, और C3 साइकिल रन कर रही थी। लेकिन जब भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा था, तो ये रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह काम करके ऑक्सीजन को आरयूबीपी के साथ ऐड करा देता था और स्टार्ट हो जाती थी फोटो रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो था फास्फोग्लाइकोलिक एसिड। और इसमें नुकसान क्या होता था, एक तो फोटोसिंथेसिस रुक जाती थी, ग्लूकोज का बनना रुक जाता था, और दूसरा जो हम लोग ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एसिमिलेटरी पावर बनाई थी, एक तो एनर्जी बनाई थी एटीपी, दूसरी NADPH प्लस H+ बनाई थी, वो सारी एनर्जी यहां पर यूज हो जाती थी। तो डबल लॉस था, एक तो फोटोसिंथेसिस रुक जाती थी और दूसरी हमारा एसिमिलेटरी पावर यूज हो जाता था, और फोटोसिंथेसिस रुक जाने की वजह से फोटोसिंथेटिक यील्ड रिड्यूस हो जाता था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब C4 प्लांट्स डेवलप हुए, तो C4 प्लांट्स में कुछ स्पेशल टाइप की एनाटॉमी आपको देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं क्रैंच एनाटॉमी। क्रैंच एनाटॉमी की हम बात अभी आपको समझाने वाले हैं कि क्रैंच एनाटॉमी होता क्या है। और यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जो रुबिस्को एंजाइम है C4 प्लांट में, वो मीसोफिल सेल में ना आके ये बंडल सीज सेल में होता है। बंडल सीज सेल का मतलब होता है कि सपोज दैट ये अगर लीफ है, इस लीफ का अगर आप ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो इस तरीके से गोल आएगा, बीच में होगा वेस्कुलर बंडल, और इन वेस्कुलर बंडल्स के चारों ओर जो ये सेल इसको सराउंड करती हैं, इन्हीं सेल को बोलते हैं हम बंडल सीज सेल। तो इन्हीं बंडल सीज सेल के अंदर ये हमारा रुबिस्को एंजाइम होगा, जबकि मीसोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को नहीं, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहां लाके प्रॉपर तरीके से C3 साइकिल रन कराएंगे, जबकि C4 साइकिल रन कराएंगे, जबकि C3 साइकिल कहां चल रही थी, मीसोफिल सेल के अंदर। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है, इसी के बारे में मैं आपको डिटेल से आज बताने वाला हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग समझना कि C4 साइकिल कैसे रन करेगी प्रॉपर और होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लें किसकी, बार बार हम बोल रहे हैं क्रैंच एनाटॉमी, क्रैंच एनाटॉमी, क्रैंच एनाटॉमी, तो है क्या क्रैंच एनाटॉमी, समझो। ये है C4 साइकिल की एक लीफ, ठीक है। अब लीफ में आपको पता है, लीफ का ये जो बीच में आई है, ये क्या है, ये है इसकी मिडरिप। और मिडरिप को जब भी आप इस तरह से काटोगे तो यहां पर आपको पता है मिडरिप के अंदर क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल होता है, क्या होता है, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। और इस मिडरिप के सराउंडिंग यहां पर इस तरीके से ये जो सेल लगी होती हैं, यही सेल है कौन सी, बंडल सीड सेल। क्यों बंडल सीड सेल बोलते हैं, क्योंकि वेस्कुलर बंडल है और इसको प्रॉपर तरीके से सीट जैसी संरचना बना रही है, सराउंड कर रही है। दैट इज व्हाई इन सेल को सीट शॉर्ट में बोलते हैं BSC सेल या बंडल सीड सेल। इन्हीं बंडल सीड सेल्स के अंदर हमारी C3 साइकिल रन करेगी। और अगर आप C3 प्लांट में देखेंगे तो C3 प्लांट में जो C3 साइकिल थी वो मीसोफिल सेल में रन कर रही थी। तो यहां पर जो C4 प्लांट है उसके बंडल सीज सेल में हम C3 साइकिल को रन कराएंगे। और जो प्रॉब्लम हो रही थी फोटो रेस्पिरेशन की, वो यहां पर C4 प्लांट में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा मैं इसको एक प्रॉपर एक बेहतरीन स्ट्रक्चर से आपको समझाना चाहता हूं। देखिए ये बंडल सीज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल की चारों ओर होती उसे हम बंडल सीज सेल बोलते हैं। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप इस बंडल सीज सेल्स को जब आप इसको ट्रांसफर सेक्शन काटोगे तो देखो बीच में ये जो आपको दिख रहा है, तो यहां पर सबसे पहले देखिए ये तो ऊपर अपर एपिडर्मिस है, ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस है। फिर देखो ये है मीसोफिल सेल, ये है मीसोफिल सेल, और ये जो रीजन है ये है वेन्स। ये मान लीजिए या तो ये वेन्स हैं जिसको बोलते हैं मिडरिप, ये भी मेन वेन है। तो मेन वेन को जब हम काटते हैं तो यहां पर आपको मिलेंगे क्या, जाइलम और फ्लोएम। और देखो इसी मिडरिप को चारों ओर से ये जो ब्लू कलर की सेल दिखाई गई है, इन्हीं सेल को हम बोलते हैं बंडल सीड सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BSC सेल। यस, तो बंडल सीड सेल। और यहां पर देखिए ये हो गई हमारी लोअर एपिडर्मिस। फिर से देख लीजिए अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, मीसोफिल सेल ये है
उसके नीचे क्या है, ये है हमारी बंडल सी सेल और बीच में क्या है, वेन्स, जिसमें आपको मिलेंगे वैस्कुलर बंडल। यस, अब चूंकि वैस्कुलर बंडल को ये सेल सराउंड कर रही है, दैट इज व्हाई हम इनको बोल देते हैं सिंपल सा कि ये बंडल सी सेल है। अब आपको पता है लीस्ट में जो स्टोमेटा क्या है, नीचे की ओर होते हैं, और आपको पता है स्टोमेटा के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होता है। अब सिंपल सी बात सोचिए कि अगर यहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा भी होगा, तो चूंकि हमको C3 साइकिल अब रन कहां करानी है, बंडल सी सेल में, तो यहां से यहां, चूंकि अब ये स्टोमेटा से ये आपकी जो BSC सेल है, बंडल सी सेल है, उनकी दूरी ज्यादा है, तो एक तो फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या होगा कि यहां पर क्या होगी कि ये जो मीसोफिल सेल है, यहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेंगे और पकड़ के फाइनली कुछ कन्वर्जन के फलस्वरूप हम इसको बंडल सी सेल में ले जाएंगे और यहीं पर हम C3 साइकिल को रन करेंगे। इससे क्या होगा कि बंडल सी सेल में कभी भी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ेगा ही नहीं, पहुंचेगी नहीं ऑक्सीजन, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहेगी और जो रोबिस्को एंजाइम है वो लगातार कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा और लगातार हमारा फोटोसिंथेसिस होता चलता रहेगा रात दिन, जिससे फोटोसिंथेटिक यील्ड बढ़ जाएगा। पहला तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा, जहां C3 प्लांट में, जहां मैं इसके पहले मैंने आपको बताया कि C3 प्लांट में जहां रोबिस्को एंजाइम इन मीसोफिल सेल में हो रहा था, वहीं अब ये रोबिस्को एंजाइम मीसोफिल सेल में ना होके ये बंडल सी सेल में होता है और प्रॉपर वहां पर सिर्फ कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह काम करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा RUBP के साथ ऐड करेगा और लगातार हमारी C3 साइकिल रन करती रहेगी। क्लियर है बेटा? चलो, तो अब हम समझते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर ये हमारी C4 साइकिल इन बंडल सी सेल के, C4 साइकिल जिसको हम बोलते हैं, किस तरीके से बंडल सी सेल के अंदर रन करेगी। एक चीज याद रखिएगा, C4 साइकिल के अंदर भी C3 साइकिल चलती है, इसलिए जो मैं बार बार बोल देता हूं कि बंडल सी के अंदर C3 साइकिल, तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि C3 साइकिल हम बंडल सी सेल के अंदर ही चलाएंगे और उसी साइकिल से हम प्रॉपर ग्लूकोज को बनाएंगे। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो बंडल सी सेल्स हैं, क्या इनका कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है? यस, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि सभी की सभी बंडल सी जो सेल्स होती हैं माय डियर स्टूडेंट, सभी की सभी थिक वॉल्ड है। थिक वॉल्ड होने की वजह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ गया तो बाहर आसानी से निकल ही नहीं पाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? मोर क्लोरोप्लास्ट मिलेगा आपको, मीसोफिल सेल से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट आपको बंडल सी सेल में मिलेंगे, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी बहुत अच्छी तरीके से होगी। और तीसरा, नो इंटरसेलुलर स्पेस, इन सेल्स के बीच में कभी भी आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखेगा। तो 3 इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बंडल सी सेल्स अंडर विच C3 cycle will run continuously without any interruption. क्लियर है? चलिए, अब हम प्रॉपर देखेंगे कि C4 साइकिल किस तरीके से प्रॉपर रन करती है। तो C4 साइकिल में आपने देखा दो चीजें कि जो C4 प्लांट है वहां पर दो तरीके के सेल्स थे। कौन कौन से थे? एक तो था हमारा मीसोफिल सेल और दूसरा था हमारा बंडल सी सेल। तो चलो सबसे पहले हम दो सेल बना लेते हैं। देखो, ये जो ऊपर वाला रीजन है इसको हमने बोला ये मीसोफिल सेल है, यस, और दूसरा है हमारा बंडल सी सेल। जो मीसोफिल सेल है वो स्टोमेटा के साथ कांटेक्ट में है। आप देखो ऊपर वाला क्या हो गया, ये ऊपर वाला कॉलम ये मीसोफिल सेल का है और जो नीचे वाला कॉलम है ये है हमारा बंडल सी सेल का। हमारा काम क्या है? अब मीसोफिल सेल के पास ये क्या है, स्टोमेटा के पास बिल्कुल नजदीक है। देखो ये सब लगे हैं स्टोमेटा, इन्हीं स्टोमेटा से तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। आप देखो यहां पर ये स्टोमेटा था और कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टोमेटा के थ्रू अंदर आया, यस। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया तो इसका स्वागत किससे किया गया? इसका स्वागत किया गया पेप्सी से। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो गर्मी में किसका स्वागत करते हैं? पेप्सी से। तो यहां पर भी पेप्सी से स्वागत होगा, लेकिन इसका यहां पर जो एंजाइम है इसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज। तो पेप्सी से याद रखिएगा, पेप एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम। क्यों कार्बोक्सिलेज एंजाइम? क्योंकि ये जो एंजाइम है ये कार्बन डाइऑक्साइड को, ये जो पेप हमारा सबस्ट्रेट है इसके साथ ही ऐड कराएगा। अर्थात C3 साइकिल में आप देख रहे थे वहां पर सबस्ट्रेट हमारा क्या था? RUBP था, लेकिन यहां पर सबस्ट्रेट हमारा क्या है? पेप, जिसको बोलते हैं फॉस्फोइनाल पाइरुवेट। फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। C3 साइकिल में जो सबस्ट्रेट था
मीसोफिल सेल्स के अंदर आरयूबीपी था, लेकिन C4 साइकिल में जो सबस्ट्रेट है वो हमारा पेप है, फास्फोइनाइल पाइरुवेट। और फास्फोइनाइल पाइरुवेट कितना कार्बन कंपाउंड होता है? 3 कार्बन कंपाउंड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके अंदर एंट्री करती है मीसोफिल सेल के अंदर, तो मीसोफिल सेल्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड की एक मॉलिक्यूल को जो पेप है उसके साथ जोड़ देगा। अब 3 कार्बन तो इसके पास है ही है, पेप के पास। एक कार्बन अगर आ जाएगा तो कितने कार्बन कंपाउंड बनना चाहिए? 4 कार्बन कंपाउंड। देखिए ये कितने कार्बन कंपाउंड है माय डियर स्टूडेंट? 3 कार्बन कंपाउंड है। एक कार्बन यहां से आ गया कार्बन डाइऑक्साइड से, हमें कार्बन ही तो फिक्स करना है, कार्बन से भी फिक्स करके तो हमें ग्लूकोज बनाना है, C6H12O6। यस, आप देखिए ये फास्फोइनाइल पाइरुवेट के साथ जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया तो हमारा 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा। क्योंकि 3 कार्बन ये था, एक कार्बन वहां से आ गया, तो 4 कार्बन जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बेटा कितने कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन कंपाउंड है। कैसे बना है? कि जब ये 3 कार्बन कंपाउंड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन जुड़ गया तो यहां पर हमारा 4 कार्बन कंपाउंड बन गया, जिसको हमने बोला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहां पर है? ये हमारा मीसोफिल सेल के अंदर है। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये रिड्यूस होगा और रिड्यूस होकर ये बना लेगा मैलिक एसिड। और याद रखिएगा मैलिक एसिड का दूसरा मैलिक एसिड, या हम इसको बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड। और ये दोनों जो मैलिक एसिड है ये भी है 4 कार्बन कंपाउंड। देखो 4 कार्बन कंपाउंड यहां बन गया और अभी भी 4 कार्बन कंपाउंड है। अब जब ये मैलिक एसिड बना मीसोफिल सेल के अंदर तो लगातार मीसोफिल सेल्स के अंदर जो मैलिक एसिड है इसका कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है। तो जब मीसोफिल सेल्स के अंदर लगातार कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होके फाइनली कहां पहुंच जाएगा? ये बंडल सी सेल में पहुंच जाएगा। तो चलिए जरा मैलिक एसिड को हम बंडल सी सेल में भेज देते हैं। तो आ गया बंडल सी सेल में आपका क्या आ गया? मैलिक एसिड आ गया। क्लियर है पॉइंट यहां तक? मैलिक एसिड यहां पे आ गया। अब जो मैलिक एसिड जो 4 कार्बन कंपाउंड है, अब इससे 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड के फॉर्म पे निकल जाएंगे और एक कार्बन कंपाउंड यहां पर आके कुछ बनाएगा। क्या बनाएगा अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर जो 3 कार्बन कंपाउंड निकले हैं उसने क्या बनाया है? पायरुविक एसिड बनाया है। क्यों पायरुविक एसिड बनाया है? क्योंकि यही पायरुविक एसिड तो लगातार फास्फोइनाइल पाइरुवेट्स को बनाएगा। क्यों? ये पायरुविक एसिड क्या बना रहा है? यही पायरुविक एसिड देखो यहां से जो आया है, ये पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है यही तो फाइनली फास्फोइनाइल पाइरुवेट बना रहा है। अगर फास्फोइनाइल पाइरुवेट लगातार यहां पर नहीं उपस्थित रहेगा तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा किसके साथ? और पेप कार्बोक्सिलेज किसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कराएगा? तो देखो ये ऐसा है कि ये अनलिमिटेड तो है नहीं मीसोफिल सेल के अंदर कि अपने आप आता रहेगा। भाई बार बार इसको बनना भी तो चाहिए। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि ये जब पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? फास्फोइनाइल पाइरुवेट में, जिसकी वजह से ये पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को इसके साथ ऐड करा के 3 कार्बन कंपाउंड के साथ इसको कन्वर्ट कर दे रहा है 4 कार्बन कंपाउंड में। और ये 4 कार्बन कंपाउंड रिड्यूस होके मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और मैलिक एसिड फाइनल कहां पहुंच गया? हमारा बंडल सी सेल में। अब ये जो मैलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड था इससे 3 कार्बन से क्या बन गया? पायरुविक एसिड। और यही पायरुविक एसिड फिर से क्या बना दिया? फास्फोइनाइल पाइरुवेट। यहां तक क्लियर है? अब देखो यहां से जब आप देखेंगे कि 4 कार्बन से जब 3 कार्बन निकल गए तो 1 कार्बन बचेगा। तो यहां से 1 कार्बन अब क्या होगा? यही कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो देखो 3 कार्बन ये हो गए, 1 कार्बन ये हो गया, तो चारों के चारों कार्बन यूज हो जाएंगे। अब देखो यही कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमें लाना था कहां पर? बंडल सी सेल में। अब जब इसी कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है C3 प्लांट में मीसोफिल सेल के अंदर जब भी कंसंट्रेशन कम होता था तो रुबिस्को एंजाइम क्योंकि मीसोफिल सेल में था तो वो ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लगता था। लेकिन अब यहां पर कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहां से पकड़ के फाइनली कन्वर्ट करके यहां पर ले आए हैं बंडल सी सेल के अंदर। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर अवेलेबल है और अब इस बंडल सी सेल के अंदर आपको पता है क्या होगा? रुबिस्को एंजाइम होगा। और यहां पर ये जो रुबिस्को एंजाइम है
अब फाइनल ये रूबिस्को एंजाइम RuBP के साथ इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करा देगा, और जैसे RuBP के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा, हमारा C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा, और जैसे फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा C3 साइकिल यहां से रन करेगी, और फाइनल हम यहां पर लगातार ग्लूकोज को बनाते रहेंगे। अब कोई भी इंटरप्शन यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि रूबिस्को एंजाइम के पास कोई संभावना ही नहीं है कि बंडल सी सेल के अंदर कभी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन यहां तक पहुंचेगी नहीं। तो एक तरीके से आप देखिए कि जो C4 साइकिल में ये जो स्पेशल टाइप की एनाटॉमी मिल रही है कि मेसोफिल सेल में तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ रहे हैं, और फाइनल हम बंडल सी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देते हैं, जिससे जो संभावना थी C3 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन की, वो पूरी की पूरी C4 साइकिल में खत्म हो जाती है। यही तो इवोल्यूशन है। और जब वहां पर फोटो रेस्पिरेशन होता था तो फोटोसिंथेसिस रुक जाती थी, और जो हम लोग ने एसिमिलेटिव पावर बनाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, वो भी यूज हो जाती थी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, और लगातार ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता रहेगा। इसलिए C4 साइकिल जब भी रन करती है, C4 प्लांट जो भी होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा होता है इन कंपेयर ऑफ C3 प्लांट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द C4 साइकिल, व्हाट इज द Kranz एनाटॉमी, एंड हाउ C4 प्लांट इज मोर एफिशिएंट इन कंपेयर ऑफ C3 प्लांट्स। क्लियर है बेटा? इस लेक्चर्स को जरा एक दो बार 3 बार घुमा के लगाना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए अब अगर हम थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा डिफरेंसेस फाइनली देखें। यस, C3 साइकिल देखो इस तरह से रन करेगी। अब फाइनल अगर हम थोड़ा सा डिफरेंसेस देखें, डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, तो मैं यहां पर आपको और बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। देखो C3 पाथवे में क्या होता था कि जो ये रूबिस्को एंजाइम कहां पर था, मेसोफिल सेल्स के अंदर था। यस, और रूबिस्को एंजाइम जब कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता था, तभी हमारा फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता था, और लगातार हम शुगर को बनाते थे। लेकिन यहां पर C4 प्लांट में क्या हुआ कि मेसोफिल सेल में हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ रहे हैं, और फाइनली यहां पर हम जो बंडल सी सेल है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को भेज रहे हैं, और यहां पर हम कैलविन साइकिल को बंडल सी सेल के अंदर रन करा रहे हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट एनाटॉमी, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Kranz एनाटॉमी एंड एक जनरल एनाटॉमी। क्लियर है बेटा? तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है C4 साइकिल। और अगर आपको ये साइकिल अच्छी लगी हो, आपको सारी चीज समझ में आई है, तो आपको करना क्या है, एक ब्यूटीफुल सा लाइक आपको जरूर देना है। तो इस तरीके से सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन की। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय।